हेलो फ्रेंड्स। आज हमने क्या है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 और 2 आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने लेक्चर 1 में इसका इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का और उसमें डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, उसका शॉर्ट तरीका बताया था, इनवर्स निकालना सिखाया था। और लेक्चर 2 में हम लोगों ने आपको रैंक निकालना बताया था, जो एक मैट्रिसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो लीनियर अलजेब्रा में आता है। अब आज के टॉपिक में मैट्रिसेस में आज भी मैट्रिसेस का ही टॉपिक है, मैट्रिक्स का ही। ठीक है, तो आज हम इक्वेशन का पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आज हम देखेंगे जो ये टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर तरह के पेपर में आ जाता है, कई फॉर्म में आता है कि आपको कभी कभी पूछ लेगा कि 3 इक्वेशन देगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, पूछेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है भी तो किस तरह के रोल में कंसिस्टेंट है, वन सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके अलावा पूछ लेगा कभी कभी कि इक्वेशन को लैम्डा या म्यू के फॉर्म में उसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो पूछ लेगा कि लेम्डा की और म्यू की क्या वैल्यू हो सकती है, किस रेंज में हो सकती है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता देते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और अनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम, तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है अ सेट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हो, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब जो इसका सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन, दैट मीन्स उसका उस इक्वेशन के सॉल्यूशन, उन इक्वेशन के। ठीक है, तो मतलब कंसिस्टेंट मतलब इसके सॉल्यूशन अवेलेबल हो, कि इसके सॉल्यूशन हो सकते हो। ठीक है, चाहे वो यूनिक हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो भी वो कंसिस्टेंट सिस्टम में कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। और इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा जो सॉल्यूशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये तो जस्ट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है। अभी हम टॉपिक में नहीं आए, तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस एज्यूम कि हमारे पास 3 इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ठीक है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। ऐसे ही सेम a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है, तो मतलब ये अपने पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये 3 इक्वेशन अवेलेबल है, तो इससे हम इन इक्वेशन पूछ लिया जाएगा कि इक्वेशन 1, 2, 3 3 इक्वेशन, 3 अननोन x y z आर अननोन। ठीक है, इसमें x y z आर अननोन। ठीक है, तो इसलिए इसमें पूछ जाएगा कि ये 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाया जाता है। जैसे जितने ये इस साइड में और इस साइड में दोनों का अलग अलग वेरिएबल, तो इसमें क्या क्या, इसमें ए पहले एक मान लिया था ए, तो ए क्या आ जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो ये ए क्या होगा, एक तरह की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, बी क्या होगी, बी होगी क्या, इधर जो इसका रिजल्ट वाला है, तो वो भी एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब d1 d2 d3। ये क्या है, ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक
ठीक है। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, मतलब वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो जो अपने पास इक्वेशन इनका फॉर्म क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में है अपने पास मैट्रिक्स। ठीक, ये तो क्योंकि ये ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स है और एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसलिए इन इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म एक्स इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो एक टाइप की मैट्रिक्स आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या होती है, वो अब जैसे ए और बी है, ठीक है, तो हमको अगर ए बी लिखना है, ए बी लिखना है तो ये हमने मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वैसे मल्टीप्लाई नहीं होगी जिसको इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, ये क्या होगा सीधे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें क्या होता है, इसमें बगल में ही वो एक कॉलम में बी वाली मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब D1 D2 और D3। ठीक है, तो ये तो अल्टीमेटली हमारे पास मिल गया, ए बी मिल गया, तो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी है, ए बी है। ठीक है, तो ये हमने क्यों बताया है सारी चीजें, ए बताया है, बी बताया है, एक्स बताया है, ए बी बताई, कि मतलब इसका आगे काम आ रहा है। काम क्या आ रहा है कि इसमें हमको रैंक निकालनी रहेगी, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में रैंक्स बताया, तो रैंक से कैसे रैंक से निकाला जा सकता है, जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे। ठीक है, रैंक ऑफ ए निकालेंगे और तीसरा नंबर ऑफ अननोन्स निकालेंगे। मतलब स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तीन चीजें मस्ट है निकालना। सबसे पहले आप रैंक ऑफ ए बी निकालना है, रैंक ऑफ ए निकालना है, नंबर ऑफ अननोन निकालना है। इसके बाद ये जब आप तीनों चीज निकालेंगे, इसके बाद आप कंडीशन पे जाएंगे कि क्या कौन कौन सी कंडीशन होगी कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन किसमें है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन किसमें है। ठीक है, तो हम जब कंडीशन पे जाते हैं, ठीक है, तो कंडीशन तीन तरह की कंडीशंस हैं। कंडीशन वन, ठीक है, तो कंडीशन वन की हम बात करते हैं, तो कंडीशन वन है कि अगर रैंक ऑफ ए बी, अगर रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या, नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो होते हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू अगर रैंक ऑफ ए हो और ये दोनों इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हो, तो जो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी और उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो उसको हम लिखेंगे कि सिस्टम इज said to be consistent and having unique solution। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रैंक ऑफ ए बी, जो हमारी रैंक निकलती है 3 है, ठीक है, रैंक ऑफ ए निकलता है कितना, रैंक ऑफ निकलता भी है वो भी 3 निकलता है, और नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, वो भी अगर 3 है, तो मतलब 3 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो मतलब कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। इफ अगर ऐसा नहीं कि रैंक ऑफ 3 है, ए बी 3 है, रैंक ऑफ ए 3 है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन जो है वो सिर्फ हमको 2 ही है, तो 3 इक्वल्स टू 3 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ अननोन नहीं है, तो ये कंडीशन, ये कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन दूसरी होगी, वो हम बताएंगे अभी, नेक्स्ट बताते हैं। तो पहली कंडीशन आपको याद हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन कंडीशन 2। कंडीशन 2 ये है कि रैंक ऑफ ए बी
अगर इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो, लेकिन जो जो ये वैल्यू है रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू या और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल, तो इनकी जो वैल्यू है ये शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, ठीक है, शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। तो इस केस में क्या कहा जाएगा कि जो सिस्टम है, ठीक है, इक्वेशन का सिस्टम, इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं लेकिन उनके सोल्यूशन इनफाइनाइट है। मतलब उसमें लिखेंगे कि सिस्टम इज सेड टू बी consistent and having infinite number of solution। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अनंत, इनफाइनाइट का मतलब जिस मतलब एक नॉर्मल, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं और मोर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है, मोर देन वन, उसकी रीच वन है, ठीक है, एक एक्स की वैल्यू वन ही हो सकती है अगर, तो वो उसके लिए फाइनाइट है। लेकिन अगर टू है आ रही एक्स की वैल्यू, दो आ रही उसकी वैल्यूज, मतलब एक आ रही टू, एक थ्री, ऐसे कुछ करके आ रही, एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो इसको हम लोग और मोर देन वन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट ऐसा नहीं कि एक्स की कई वैल्यूज हैं, मतलब 1000 वैल्यू, लाख या इनफाइनाइट नंबर ऑफ। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर एक है तो फाइनाइट, अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए, क्योंकि रीच उसकी एक है, एक्स सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, तो एक से ज्यादा है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रैंक ऑफ ए बी 2 है, ठीक है, रैंक ऑफ ए भी 2 है लेकिन नंबर ऑफ अननोन 3 है, मतलब रैंक ऑफ 2 ए भी 2 है इक्वल्स टू 2, बट ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सेम एज 2 केस हो गए। अब आया है तीसरा केस, कंडीशन 3, इफ रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो क्या आएगा, नो सोल्यूशन, क्या जाएगा, नो सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल और उसका नो सोल्यूशन उसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे सिस्टम इज सेड टू बी, system is said to be inconsistent and no solution and has no solution, ठीक है। ये तो मतलब कंडीशन तीन आपको बता दी जो जरूरी है, ठीक है। इसको ये आपको याद हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, याद होंगे तो क्योंकि आपको रैंक निकालना बता दिया है, तो रैंक निकालना आपको पता है, ये कंडीशन आपको याद है तो आपको उसके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब क्या है कि कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे रैंक ए बी है, ठीक है, या ए आपको बताया जैसे ए कोई भी है 1 2 4 2 1 3 3 2 1, ठीक है, बी है 1 2 3, ठीक, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 1 2 4 2 1 3 3 2 1, लास्ट में 1 2 3। तो जो ए है, ठीक है, ए की जो रैंक के लिए हम लोग क्या करते थे, तो इसमें ए की जो रैंक ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 1, क्यों नल मैट्रिक्स है नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो लेस देन और इक्वल टू 3 होगी, ओके, लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। लेकिन जो ए बी के केस में रैंक ऑफ ए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, लेकिन ये क्या 3 क्रॉस 4 है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है जब हम कैसे रैंक निकालते तो पहले इसमें चेक करेंगे, अगर इन केस इसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो एक बार हम इसको भी चेक करेंगे कि इसको लेने पे डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ इसको लेके, क्योंकि ये तो ए का पार्ट है, अगर ये इक्वल टू 3 आ रहा है तो ठीक है, मतलब ये अगर डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं है तो हम ये मान लेंगे ए बी का भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो मतलब उसकी रैंक 3 3 हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी रैंक
आर मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, मतलब ये या तो इसकी रैंक 2 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। तो हम पहले फिर इसको चेक कर लेंगे कि ए बी कंडीशन में क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हम ए बी चेक कर रहे हैं ना, तो ये आपको क्वेश्चन में अभी बताते हैं कैसे कैसे अगर सॉल्व करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन से ही चलते ज़्यादा से रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा 1 है, अगर कोई इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इसमें a क्या होगा, a मतलब आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। a क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ठीक है। b क्या होगा, b होगा 3 4 6, और x तो पता ही है आपको x y z। तो अपने पास मैट्रिक्स का ए बी ए एक्स इक्वल्स टू बी इस फॉर्म में है। अब तो हमको रैंक निकालना है, तो ए अपने पास है, ठीक है। ए है 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ठीक है, 1 4 9। तो हम करेंगे क्या कि इसकी रैंक निकालनी, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो नॉर्मल तरीके से चाहे निकालो, चाहे जो हमने तरीका बताया था 1 1 1 1 2 3 1 4 9, इसका क्या था 1 1 1 1 2 4, तो ये ऐसे जाता था, ठीक है। आपका ये ऐसे, तो कैसे निकलता है, ये माइनस ही रहता था, 9 दूनी 18 3 4 कम 4 माइनस 2 करते हैं 12 प्लस 9, क्या होगा 18 4 22 22 3 25 माइनस 12 9 21 2 23, तो आया 2। मतलब इसका डिटरमिनेंट जो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी रैंक क्या होगी, पहले तो कंडीशन क्या क्या थी इसकी कि रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी या रैंक लेस देन और इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट 0 मतलब इसका ये माइनर जो है, ये जो माइनर है ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रैंक क्या, रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 है, तो अगर ए बी होगा, ठीक है, तो ए बी जो अपनी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ये क्या है 3 4 6। तो ये क्या है, ये पूरी मैट्रिक्स है। इस पूरी मैट्रिक्स मतलब अगर कोई भी एक सब मैट्रिक्स, कोई भी एक माइनर अगर नॉन जीरो है तो उसकी रैंक वही होगी। तो जब ये ए है, ये अगर नॉन जीरो, इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 है, तो इसकी रैंक भी क्या होगी, इसलिए कंडीशन तो जो है अपनी आई रहेगी कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 3 होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। 3x4 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसकी रैंक क्या निकल के, इसकी रैंक आई निकल के रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू आया 3। और नंबर ऑफ अननोन कितने, नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड 3 अननोन है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई, रैंक ऑफ ए बी, सॉरी रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी, लेकिन जो आपको एक कंडीशन बता रहा था, अगर वैसा कुछ केस आ जाए तो क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना रहेगा, जैसे उसके लिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 2, मतलब 0x है, मतलब 0x है। अगर y प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 2y प्लस जेड 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ इस केस में a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 1 0 0 1 1 2 2 0। b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2 3 5, और x क्या हो जाएगा अपने पास x y z। तो इसमें हमको क्या क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको
निकालना है, मतलब ए निकालना, रैंक ऑफ ए निकालिए। रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1 2 2 0। तो इसके लिए रैंक निकालने के लिए पहला रैंक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, रैंक शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ही निकाल लें, 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 2 1 1 2। ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है, 2 0, ठीक है, माइनस इधर क्या होगा 0 2 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0, ठीक है। तो मतलब तो 0 आया, तो इसकी रैंक ऑफ ए तो शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अब मतलब क्या बचा, 2 या 1 बचा। तो अब 2 या 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो इसकी सब मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका माइनर देख सकते हैं। जैसे आप अगर इसको देखें, ठीक है, तो 1 - 0 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इसकी जो रैंक है वो 2 होगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। लेकिन जो रैंक ऑफ ए बी होगी, ठीक है, जब रैंक ऑफ ए बी की बात होगी तो उसका क्या होगा, 1 0 2 1 1 2 0 1 0, आगे क्या आएगा 2 3 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारे पास ए वाली मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का डिटरमिनेंट 0 होगा, हमको इसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसकी रैंक 3 हो सकती है। मतलब चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 1 1 2 0 1 0 2 3 5 1 1 2 0 1 0। ये गया सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 5 + 0 + 0 माइनस 2 2 3 4 माइनस +0 + 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या इक्वल टू 1 आया, ठीक है, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी हो जाएगी इक्वल टू 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अपने कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी वाले इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन, इनमें ये चीज ध्यान रखिएगा, इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अब आते हैं एक तरह और न्यू क्वेश्चन पे आते हैं, एक तरह के, क्योंकि वो जरूरी है। तो इस तरह के आपको 4x4 मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपने अननोन। अब एक और चीज जो आपको पूछ लेगा जैसे क्वेश्चन में, कि कोई क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल x + y + z इक्वल टू 6, x + 2y + 3z इक्वल टू 10, x + 2y + λz इक्वल टू μ, ठीक है। अब पूछेगा कि इसमें तीनों कंडीशन का बताओ कि अगर यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, अगर नो सोल्यूशन है, ठीक है, इन तीनों केस में लैम्डा एंड म्यू की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व सेम है। सबसे पहले आप ए लिखिए, ए क्या होगा, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। बी क्या होगा, बी होगा 6 10 म्यू। और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड हो गया। अब आप करना ये है कि ए बी लिख लीजिए, ए बी क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा 6 10 म्यू, 6 10 म्यू, ठीक है। अब रैंक निकालनी है आपको, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी। तो हम ए बी में ही चलते हैं,
करते हुए चलते हैं कि कैसे हम इसको मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो अगर ऐसा करिए कि पहले हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, तो इस पे कंसंट्रेट अपने आप हो ही जाएगा। अगर हम दोनों को अलग, चाहे दोनों को अलग अलग करिए, चाहे एक साथ कर लीजिए, एक साथ मतलब ए बी को कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इसको क्या बना दिया जाए, ऐसा बनाया जाए कि जब उसको हम डिटरमिनेंट निकालें तो या तो जीरो या ना जीरो, ऐसी कंडीशन को सीधे डायरेक्ट मिल जाए, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बन जाए तो वो भी अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम R3 की जगह पे R3 माइनस R2 कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो 1 1 1 6 1 2 3 10, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस 10। ठीक है, तो एक कंडीशन मिल गई, मतलब हमको अब हम ये पूरा कंसंट्रेट हो गया लैम्डा और म्यू पे, हमको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर तो अब हम कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है, सो इस कंडीशन वाइज हम चल सकते हैं कि अगर कंडीशन 1 हो, इफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाए, लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये क्या होगा, ये अपना ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 × 2 मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर म्यू माइनस 10 0 नहीं हुआ तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये उसमें केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ये लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कंडीशन थर्ड जो आ रही थी अपनी, तो हो जाएगा नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो या तो वो पूछ लेगा, 3 कंडीशन दे देगा तो पूछ लेगा लैम्डा वैल्यू क्या हो सकती है, या तो बोल देगा कि मतलब नो सोल्यूशन के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू हो सकती है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू क्या हो सकती है, या लैम्डा की इस वैल्यू के लिए क्या रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो लैम्डा की अगर लैम्डा इक्वल्स टू 3 है और म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो इसका नो सोल्यूशन आएगा। कंडीशन 2 पे हम चलते हैं। कंडीशन 2 क्या हो सकती है कि इफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और म्यू माइनस 10 बी इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 3 है और म्यू इक्वल्स टू 10, इसका मतलब यही है। तो अगर ये लैम्डा माइनस 3 0 हो जाता है, म्यू माइनस 10 0 हो जाता है, ये क्या 2, इसकी रैंक भी 2 हो जाएगी, इसकी रैंक भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू या इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन फुलफिल करिए। अगर कंडीशन 3 अगर आ रही है, 3 कंडीशन बन सकती है। इफ लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमको म्यू की बात ही नहीं करनी पड़ेगी ना कि म्यू माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0 हो, या उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, मतलब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है, मतलब ये जो ये वाला पोर्शन है, ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका नॉन जीरो हो जाएगा, तो मतलब इसका नॉन जीरो है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो रैंक ऑफ ए है वो 3 है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सेम ए बी भी होगी, तो और नंबर ऑफ अननोन क्या है, वो भी 3 है, तो ये किसका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब हम आपको अब आज का चैप्टर क्लोज होने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, जिसको आप करिएगा और बताइएगा कि आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डाउट्स हैं। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं इस पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं एग्जाम, मतलब अपने आप से करने वाले 1A करके। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 9, 7x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू म्यू। तो इसमें आप तीनों कंडीशन 1,
कंडीशन 2, कंडीशन 3, तीनों डिटरमाइन करिए और लेमडा म्यू की वैल्यूज में, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया आपका इक्वेशंस में कि लेमडा म्यू वैल्यू निकालना है। उसके अलावा आप सिर्फ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी निकालने के लिए तो आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन 1b। तो इसके क्वेश्चन से मानिए 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 4, 10y प्लस 3z इक्वल टू -2, 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 5। डिटरमाइन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, आप बता दीजिए, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो अगर और इसके अलावा भी किसी तरह का डाउट हो, कोई और चैप्टर इसमें कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि गलत है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, उसको हम करेक्ट करके अगली लेक्चर में बता सकते हैं। और आप पढ़िए अच्छे से इसको, और किसी तरह डाउट बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। सो अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है क्वेश्चन आर करके, तो आप उस पर भी आ सकते हैं। उस पर करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें हैं और भी और कई चीज़ें हैं उसमें, आपको उसमें लाइक कर सकते हैं। सो प्लीज़, थैंक यू।